चैप्टर 5 ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ये भाग 3 है। इसके आगे का हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में कवर किया है। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष। मराठा शक्ति का उदय एक छोटे भूमिया स्तर से उठकर बड़े शासक के स्तर तक पहुंचने वाली मराठा शक्ति ने दक्कनी राजनीति को एक नया आयाम दिया। इससे न केवल मुगल दक्कन संबंध प्रभावित हुए अपितु मुगलों की राजनीति भी प्रभावित हुई। गौरतलब है कि भारत में अंग्रेजी कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार में भी मराठा शक्ति एक निर्णायक तत्व बनी रही। अन्य दक्षिणी राज्यों में सैनिक एवं असैनिक पदों पर कार्य करने वाले मराठों ने मराठा प्रशासन और सैन्य संगठन की भी प्रस्तुत की। 18वीं शताब्दी के मध्य तक वे लाहौर तक जा पहुंचे और उत्तर भारतीय साम्राज्य का स्वप्न देखने लगे। मुगल दरबार में उन्होंने किंग मेकर उत्तराधिकार को प्रभावित करने वाली शक्ति की भूमिका निभाई। मराठा पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों परास्त हुए, जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। फिर भी वे पुनः संगठित हुए, अपनी शक्ति पुनः अर्जित की और एक दशक के भीतर भारत में एक शक्ति के रूप में सामने आए। बाजीराव प्रथम 1700 से 1740 तक सभी पेशवाओं में सबसे महान शासक था, जिसने तेजी से फैलती मराठा शक्ति को व्यवस्थित करने और कुछ हद तक सेनापति दभोली के नेतृत्व में मराठों के क्षत्रिय वर्ग पेशवा ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मराठा सरदारों का संघर्ष शुरू किया। मराठा परिवार जो मुख्य रूप से उदित हुए बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया तथा पूना के पेशवा। बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम के अधीन राज्य संघ ने सौहार्दपूर्वक काम किया, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ने सब कुछ बदल दिया। पानीपत की हार और 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम ने राज्य संघ पर पेशवाओं के नियंत्रण को कमजोर कर दिया। यद्यपि राज्य संघ के मुखिया ब्रिटिश शासकों 1775 से 82 के विरुद्ध मंत्रणा करने हेतु किसी अवसर पर एकत्रित होते थे, अन्यथा वे प्रायः आपस में लड़ते रहते थे। मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के लगभग 50 वर्षों में अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी होकर उदित हुए। अंग्रेजों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठों के विभाजित घराने इन युद्धों एवं संघर्षों के कारण थे। इन दौरान उत्तरकालीन मुगल शासकों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपनी शक्ति का सुदृढ़ कर दिल्ली पर पकड़ बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। इधर अंग्रेज भी सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरना चाहते थे, जिससे दोनों शक्तियों में टकराव की स्थिति बनी और दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक। पृष्ठभूमि: अंग्रेजों को मराठों के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठा संघ के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठों में मतभेद हुआ। 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद पर उनके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उनकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर अधीन किया गया। सूरत एवं पुरंदर की संधि। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 कर ली, ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाए। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सूरत तथा भरूच जिलों के राजस्व हिस्से के साथ ही सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र भी अंग्रेजों को सौंप दिया। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की टुकड़ी सौंपी। दूसरी ओर ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि की निंदा की और उसे समाप्त करने तथा नई पुरंदर की संधि 1776, जिसके तहत रघुनाथ की सत्ता समाप्त कर उसे पेंशन देने का वादा किया गया, उसने करने हेतु कर्नल अपटन को पूरे भेजा। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पतन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे में सेना भेजी और मराठा तथा अंग्रेजी सेना का पूरे में आमना सामना हुआ। युद्ध। मराठों का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया। इसमें मराठों ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई और अंग्रेजों ने जनवरी 1779 में
आत्मसमर्पण करके वडगांव की संधि की, जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा 1775 से हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को रद्द कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में वेसीन पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल केपे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। सालबाई की संधि 1782। पराजय के पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की, जिसके तहत युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करने और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान की शर्त थी। मई 1782 में हुई इस संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी जून 1782 में हेस्टिंग द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा पुष्टि की गई। इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही। इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया। संधि का महत्व। अंग्रेजों को इस संधि के हैदर अली को अलग अलग करने और सालसेट को हासिल करने में सफलता मिली। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति उत्पन्न हो गई। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, तथापि उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इससे कंपनी को केवल मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। दूसरी ओर कंपनी को मराठों की शक्ति का भी पता चल गया और आगामी 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति कायम रही। द्वितीय अंग मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक। पृष्ठभूमि। द्वितीय अंग मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों के कारण हुआ। भारत में 1898 में गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए वेलेजली का विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा प्रदत्त हानियों से तभी उभरा जा सकता है जब समस्त भारत को सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया जाए। ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके कुख्यात सहायक संघ तैयार की, लेकिन शुरू में मराठों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि मराठा राजनीति के वरिष्ठ रणनीतिकार नाना फडणवीस की मार्च 1800 में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ वेलेजली के प्रस्ताव को स्वीकार न करने का प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए, परंतु यह स्वयं उनका शिकार बन गए। दौलत राव सिंधिया तथा यशवंत राव होलकर, कुछ इतिहासकारों द्वारा उसे जसवंत राव होलकर भी कहा जाता है, दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया सफल रहा तथा बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। युद्ध। अप्रैल 1801 में पेशवा ने यशवंत राव होलकर के भाई भिट्ठू जी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वेसीन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों के साथ एक संधि की, जिसे वेसीन की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात तात्कालिक गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1803 में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा को पुनः उसका राज सौंप दिया। 1804 में यशवंत राव होलकर ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करने का एक और प्रयास किया, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। दूसरे युद्ध में यद्यपि मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई, तथापि निर्बल अवश्य हो गई। वेसीन की संधि 1802। इस संधि की निम्न शर्तें थीं। अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के प्रदेश और तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश, जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, पेशवा ने कंपनी को दे दिए। कंपनी को सूरत नगर दे दिया गया। अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिए। निजाम से चौथ प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निवृत्त करना स्वीकार किया और निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। वेसीन की संधि का महत्व। निसंदेह पेशवा द्वारा स्वीकार की गई इस संधि से उनकी राजनीतिक सत्ता छीड़ हुई तथा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ हुआ। अब वे पूना में सर्वोच्चता की स्थिति में थे। पेशवा मराठा परिसंघ का मुखिया अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अन्य मराठा सरदारों ने भी इस पद की गरिमा का हास किया। ये सभी लाभ अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से बिना किसी बड़े एवं लंबे युद्ध के हासिल कर लिए।
कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वह प्रत्येक उस मामले में मध्यस्थ बन गई जिसमें भविष्य में पेशवा के संलग्न होने की संभावना थी। इसके साथ बेलजली का एक उद्देश्य पूर्ण हो गया कि मराठों ने निजाम को परेशान करना बंद कर दिया, जो कंपनी के संरक्षण में था। यह सच है कि यद्यपि बेसिन की संधि ने कंपनी को भारत थाली में सजाकर नहीं दिया, तथा इस दिशा में यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। मराठाओं की अधीनता। पेशवा द्वारा सहायक संघ स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात यशवंतराव होलकर, दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले ने मराठा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक साझे मोर्चे का प्रस्ताव रखा। हालांकि मराठा शासकों का यह परिसंघ उस समय टूट गया जब यशवंतराव को सिंधिया द्वारा अपने विरुद्ध किए जाने वाले षड्यंत्र का पता चला और यशवंतराव गठबंधन से अलग हो गए। आर्थर बेलजली के नेतृत्व में सुसज्जित एवं संगठित अंग्रेज सेना ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को हरा दिया तथा अंग्रेजों के साथ पृथक सहायक संधियां करने से उन्हें मजबूर किया। 17 दिसंबर 1803 को बरार के राजा रघुजी भोसले द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच देगांग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। भोसले शासकों ने उड़ीसा में कटक और बालासोर कंपनी को सौंप दिए, जिसमें कलकत्ता और मद्रास के बीच निरंतर क्षेत्र विस्तार पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। भोसले शासकों ने वर्धा नदी के पश्चिम में समस्त बरार हैदराबाद के निजाम को सौंप दिया। राजा ने अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति तथा सहायक सेना की उपस्थिति स्वीकार कर ली, जिससे भोसले शासक कंपनी पर निर्भर हो गए। लॉर्ड लेक के उत्तरी भारत में अभियान तथा दिल्ली और लसवारी में सिंधिया की सेना को परास्त होने के पश्चात मराठा शासक दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच 30 दिसंबर 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। इस संधि के माध्यम से मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, जो सिंधिया के संरक्षण में थे, अंग्रेजों की सुरक्षा में चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को गंगा, यमुना, दोआब, आगरा और गोहाड तथा गुजरात में सिंधियों के क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल हो गया तथा सिंधिया का राजस्थान पर नियंत्रण समाप्त हो गया। सिंधियों को ब्रिटिश रेजिडेंस की उपस्थिति भी स्वीकार करनी पड़ी। इस दो सिंधियों ने द्वितीय मराठा युद्ध के प्रथम चरण के अंत को चिन्हित किया। अधिकांश दूसरे शासक पहले ही अंग्रेजों के साथ संधि कर चुके थे। यशवंत राव ने अपने बलबूते पर अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने कौंज बुंदेलखंड में कर्नल फॉसेट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को परास्त किया तथा जुलाई 1804 में कोटा के निकट कर्नल मैनसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया। अक्टूबर 1804 में उन्होंने ब्रिटिश संरक्षण में शाह आलम द्वितीय को मुक्त करने के लिए दिल्ली पर हमला किया। हालांकि लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज के आने से उन्हें पीछे हटना पड़ा। यशवंत राव ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ और लड़ाइयां भी जीती। यशवंत राव और रणजीत सिंह के बीच गठबंधन होने पर दिसंबर 1804 में डींग पर लेक की ब्रिटिश सेना के आक्रमण पर भरतपुर के जाट राजा ने ब्रिटिश सेना को हराया। भरतपुर पर फिर से घेरा डालने पर लेक को जाट और होलकर की सेनाओं ने मिलकर हराया। युद्ध में सीधे तौर पर होलकर को हराने में असफल अंग्रेजों ने पहली चित परिचित कूटनीति फूट डालो और राज करों का सहारा लिया। वे कुछ भारतीय शासकों राजाओं को अपनी तरफ करने में सफल हो गए। एक नया मोड़ उस समय आया जब अप्रैल 1805 में राजा रणजीत सिंह ने शांत संधि कर ली। हालांकि भरतपुर किले को हासिल करने में नाकायाब अंग्रेजों की अजय छवि को गहरा धक्का लगा। यशवंत राव होलकर ने जींद और कपूरथला के सिख शासकों ने गठबंधन करने का प्रयास किया और महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हो सका और यशवंत राव अंग्रेजों के प्रति विद्रोह में अलग थलग पड़ गए। इन परिस्थितियों में जब अंग्रेज शांत संधि करने उनके पास गए तो उन्होंने विरोध नहीं किया। परिणाम स्वरूप 24 दिसंबर 1805 को राजपुर घाट की संधि हुई। संधि का नाम व्यास तट पर स्थित स्थान के नाम पर रखा गया है, राजपुर घाट। जनवरी 1806 में सपरिषद गवर्नर जनरल ने इस संधि की पुष्टि की। संधि के अनुसार बुंदेलखंड तथा चंबल नदी के उत्तर के क्षेत्र को छोड़कर अधिकतर क्षेत्र यशवंत राव होलकर को सौंप कर दिए गए। जयपुर तथा उदयपुर पर उनके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उसके अधिकार क्षेत्र में दखल न देने का वचन दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। पृष्ठभूमि एवं युद्ध। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर आरंभ हुआ। 1805 के पश्चात जो शांति के
वर्ष मराठों को मिले थे, उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए न कर आपसी कलह में खो दिए। हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव दोनों दल आमने सामने आ गए। इस अभियान के दौरान हेस्टिंग ने पेशवा, सिंधिया तथा भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया। विवश होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रयत्न किया। दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब तथा मल्हार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीता बार्डी तथा होलकर को महीदपुर नामक स्थान पर परास्त किया, इसके साथ ही अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करने के मराठों के सपने चूर चूर हो गए। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों द्वारा जून 1817 में पेशवा के साथ पूना की संधि, नवंबर 1817 में सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि और जनवरी 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि की गई। मराठों के तृतीय और अंतिम युद्ध से मराठा शक्ति मृतप्राय हो गई। बाजीराव द्वितीय के पूना प्रदेश का विलय कंपनी में कर दिया गया। अन्य मराठा राज्यों सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति में कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिला। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे सभी भारतीय शक्तियां जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थी और अपनी सत्ता तथा शक्ति स्थापित करने के प्रयास में लगी थी, अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई और अंग्रेज भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति की पराजय के कारण छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की थी और बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव आदि पेशवाओं ने जिसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, वह मराठा शक्ति 2 शताब्दियों तक भी कायम नहीं रह सकी। पेशवाओं ने जब मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था, उस समय मुगल पतन की ओर अग्रसर थे और भारत की कोई भी अन्य शक्ति मराठाओं के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक अंग्रेजों ने भारत में विस्तारवादी नीति अपनाई और उनकी इसी नीति का शिकार मराठा शक्ति भी बनी। मराठों का अपकर्ष अनेक कारणों से हुआ, कुछ कारण आंतरिक थे और तो कुछ बाह्य। पारस्परिक विश्वास का अभाव एवं महत्वाकांक्षा। मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, परंतु कालांतर में उसमें पारस्परिक अविश्वास तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना घर कर गई, जिसके कारण उनका कई राज्यों में विभाजन हो गया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य कई स्वतंत्र राज्यों का एक संघ बन गया। संघ की जितनी भी इकाइयां थी, उन सभी के क्षेत्र एक अधिकार अलग अलग थे। मराठा के सरदार पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले आदि बहुधा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें एकता का सर्वथा अभाव था। फलतः मराठा संघ अत्यंत शिथिल और कमजोर हो गया था। दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। मराठा साम्राज्य के आर्थिक संगठन के दोषपूर्ण होने के कारण भी मराठों का पतन असंभव भाई था। किसी ठोस अर्थनीति के अभाव में आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाना कठिन होता है और अर्थ के अभाव में किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक उत्थान एवं विकास संभव नहीं है। मराठों की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वहां उद्योग एवं विदेशी व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह मुख्य रूप से पूना, सूरत और बॉम्बे में केंद्रित था, जिससे मराठों को चौथ पर निर्भर रहना पड़ता था। यही कारण है कि पड़ोसी राज्य उनसे सदा अप्रसन्न रहते थे और संकट के समय मराठों की सहायता करने से मुकर जाते थे। विकेंद्रीकरण। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों में जागीर की प्रथा फिर से आरंभ कर दी गई थी, जिसे प्राप्त करने के लिए मराठा सरदार निरंतर संघर्ष करते उठते थे। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अहिल्याबाई, तुकोंजी, माधवजी, नाना फडणवीस जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु के पश्चात उनकी जगह पेशवा द्वितीय, बाजीराव, दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर आदि स्वार्थी तथा अदूरदर्शी राजाओं ने ले ली। इन सबके मध्य पारस्परिक कलह तथा आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मराठा साम्राज्य में विकेंद्रीकरण की प्रकृति सक्रिय हो रही थी। आर्थिक विषमता। मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे कभी आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, बल्कि आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर लूटपाट किया करते थे। ऐसी सरकार न तो जनता से सहानुभूति प्राप्त कर सकती थी और न ही सहयोग। ऐसी व्यवस्था में मराठों का पतन अनिवार्य था। मराठों का आर्थिक प्रबंध भी सुव्यवस्थित नहीं था। वे न तो आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बना पाए और न ही शांत तथा व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुए।
उन्होंने प्रजा को शिक्षित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और प्रजा की सुख सुविधाओं का कभी उन्हें ख्याल भी नहीं रहा। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। मराठों का सैन्य संगठन भी दोषपूर्ण था। एक तो उन्होंने अपनी प्राचीन सैनिक प्रणाली तथा छापामार रणनीति को त्याग दिया था, दूसरी ओर यूरोपीय आधार पर आधुनिक संगठन बनाने में भी वे पूर्णतः असमर्थ थे। यद्यपि कई मराठा सरदारों ने यूरोपीय रणनीति में पारंगत कई यूरोपीय विशेषकर फ्रांसीसी अफसरों को अपने यहाँ नियुक्त कर पाश्चात्य युद्ध प्रणाली में स्वयं को दक्ष कर लिया था, तथापि उनका यह संगठन अंग्रेजों की अपेक्षा सदैव निम्न कोटि का बना रहा। उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। मराठों में आपसी वैमनस्य, कलह और ईर्ष्या द्वेष के कारण एकता का सर्वथा अभाव था, जिससे उनमें उग्र राष्ट्रीयता का अभाव व्याप्त हो गया। दूसरी ओर अंग्रेजों में एकता, उच्च कोटि की सैनिक शक्ति तथा उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। आत्मनिर्भरता का अभाव। मराठा सरदार साधारणतः अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहते थे। इसी आत्मनिर्भरता की कमी के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों के हाथों मराठों को पराजित होना पड़ा था। ये मुख्यतः फ्रांसीसियों पर सर्वाधिक विश्वास करते थे, परंतु कभी भी मौके पर फ्रांसीसियों ने उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की। सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव। मराठा साम्राज्य में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित शासन का अभाव भी उनके पतन का एक मुख्य कारण था। मराठों ने अपने विजित क्षेत्रों के प्रशासन पर कभी ध्यान नहीं दिया, जनसाधारण की खुशी, सुरक्षा और प्रगति के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसके विपरीत अपनी आय का प्रमुख साधन लूट मार, चौथ और सरदेशमुखी को बना रखा था। अवसर पाते ही वे अपने पड़ोसियों और अन्य सरदारों के राज्यों में लूट मार करते रहते थे। इसी प्रकार वे न तो विजित प्रदेशों में शांत व्यवस्था स्थापित कर पाए और न ही जनता को सहानुभूति प्राप्त कर सके। योग्य नेतृत्व का अभाव। किसी भी साम्राज्य की शक्ति को विस्तार प्रदान करने और स्थायित्व लाने के लिए योग्य नेतृत्व का होना नितांत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई, पेशवा माधवराव, तुकोजी होलकर जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु हो गई। उनके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जैसे अदूरदर्शी, अयोग्य एवं स्वार्थी नेता मराठों के सरदार बने। ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते रहे। उन्होंने कभी संगठित होकर अंग्रेजों से टक्कर नहीं ली। इस प्रकार एक ओर मराठों के ऐसे अयोग्य नेता थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजों का माल्कम, आर्थर वेलेस्ली, जनरल लेग और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे योग्य व्यक्तित्व का नेतृत्व प्राप्त था, जिसके समक्ष स्वार्थी मराठा सरदारों का टिक पाना असंभव था। अंग्रेज शक्ति की श्रेष्ठता तथा सुगठित गुप्तचर व्यवस्था। अंग्रेज मराठों से कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालों में श्रेष्ठ थे। कंपनी के गुप्तचर मराठा सैनिक शक्ति मराठों के घरेलू कलह और आपसी संबंधों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा देते थे। इसके विपरीत मराठा अंग्रेजों की गतिविधियों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते थे। ऐसी स्थिति में मराठों की पराजय लगभग निश्चित थी। असहयोग। मराठा पेशवा ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में अनेक दोषपूर्ण नीतियां अपनाई, जिसके कारण उन्हें अन्य भारतीय राजाओं तथा जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए मराठा सरदार शासकों की आज्ञा पर पड़ोसी राज्यों में लूट और कोहराम मचा देते थे। अपने अभियान के समय वे इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखते थे कि ये हमारे पड़ोसी हैं और विषम परिस्थितियों में हमें सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। मराठों ने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से दुख पहुंचाया, इसीलिए जब जब उन पर संकट आया तब तब किसी भी पड़ोसी ने उन्हें सहयोग नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर जब नादिर शाह के आक्रमणों से बचने के लिए बाजीराव प्रथम ने एक संयुक्त मोर्चा गठित करने की कोशिश की, तो उसे सफलता नहीं मिली। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों का विनाश करना शुरू किया, तो कोई भी शक्ति उनके बचाव के लिए आगे नहीं आई। मराठों के मैसूर के शासक तथा हैदराबाद के निजाम को अपने शत्रु समझा। यदि मराठा इन दोनों राज्यों को अपना मित्र बनाकर अंग्रेजों से मुकाबला करते, तो वे अपनी शक्ति को ज्यादा सुदृढ़ कर पाते और मराठा साम्राज्य का पतन नहीं होता। राजपूत राज्यों के साथ मराठा शासक हमेशा कठोर व्यवहार करते थे और उनकी जनता को हमेशा लूटते घसोटते थे। इसीलिए राजपूतों ने उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। उच्चादर्श का अभाव। मराठे राष्ट्रीय भावना से तो प्रेरित थे, पर उनमें उच्च विचार, बंधुत्व, सहयोग और उच्चादर्शों का संवर्धन अभाव था। उन्होंने कभी भी सभी भारतीयों को बंधुत्व की भावना से नहीं देखा।
हिंदू को अथवा मुसलमान सभी को दबाने की प्रवृत्ति मराठों की एक बड़ी कमजोरी थी। मराठों ने साम्राज्यवाद की ऐसी नीति अपना ली थी जिसमें केवल विस्तार ही दिखता था, उसमें साम्राज्य के लिए व्यवस्थित आर्थिक एवं प्रशासनिक तंत्र का सर्वथा अभाव था। मराठा शासकों ने न तो खुद अपना आदर्श निर्धारित किया और न ही अपनी जनता के समक्ष आदर्श रखे। मराठा शासकों और सरदारों को लूट खसोट से तभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इसलिए उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता था। मराठा साम्राज्य उसी पतनशील साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगलों की भांति ही मराठे भी राजस्व वसूली तक ही सीमित रहे और नवीन अर्थव्यवस्था के निर्माण पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सेना नायक का पारस्परिक मतभेद और एक दूसरे की संपत्तियों की अवहेलना उनकी अलग योजनाएं तथा दोषपूर्ण नीतियों से सहयोगियों की संख्या में कमी आई और परवर्ती युद्ध और सैन्य नीति ने मराठों के पतन में अहम भूमिका निभाई। सिंध विजय 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने सिंध में रुचि लेना शुरू कर दिया, जहां उन्हें 1630 में मुगल शासक द्वारा जारी फरमान के अंतर्गत कुछ व्यापारिक सुविधाओं संबंधी प्राधिकार प्राप्त थे। फरमान ने अंग्रेजों को सिंध के पत्तनों में ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किया जिसका प्रयोग वे कहीं और भी कर सकते थे। तालपुर अमीरों का उदय 18वीं शताब्दी में तालपुर के अमीरों के शासन से पूर्व सिंध पर कल्लौरा के सरदारों का शासन था। 1758 में कल्लौरा के राजकुमार गुलाम शाह द्वारा प्रदत्त परवाना के कारण ठट्टा में एक अंग्रेजी फैक्ट्री का निर्माण किया गया। गुलाम शाह ने 1761 में अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट के आने पर न केवल पूर्व की संधि की पुष्टि की अपितु वहां पर व्यापार कर रहे अन्य यूरोपियों को बाहर कर दिया। इसका लाभ अंग्रेजों द्वारा 1775 तक उठाया गया, जब शासक सरफराज खान ने अंग्रेजों को फैक्ट्री बंद करने को कहा। 1770 के दशक में बलूच जनजाति, जिसे तालपुरा कहा गया, पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदानी क्षेत्र में बस गई। यह जनजाति उत्कृष्ट सिपाही होने के साथ साथ प्रतिकूल जीवन दशाओं के अभ्यस्त भी थी। उन्होंने जल्द ही नवीन क्षेत्र में प्रवाह एवं शक्ति हासिल कर ली। तालपुर जनजाति ने 1783 में मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण अधिकार जमा लिया और कल्लौरा राजकुमार को देश निकाला दे दिया। तत्कालीन दुर्रानी राजतंत्र ने मीर फतेह खान के अधिकार की पुष्टि की और आदेश दिया कि मीर फतेह खान अपने भाइयों मीर बंधु, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 4 यार के नाम से जाना जाता था, के साथ देश को चलाएं। जब 1800 ईस्वी में मीर फतेह की मृत्यु हुई, 4 यार ने आपस में राज्य को बांट लिया और स्वयं को अमीर या सिंध का लॉर्ड कहा। इन अमीरों ने अपना प्रभुत्वाधीन क्षेत्र को सभी दिशाओं में बढ़ाया। उन्होंने अमरकोट के राजा से जोधपुर, लुज के मुखिया से कराची और अफगानों से सैकरपुर तथा बक्कर को विजित किया। सिंध पर क्रमिक प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक नया साझा विचार था कि नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहा है। 1799 में सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को सुधारने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के पीछे का छुपा हुआ उद्देश्य फ्रांसीसियों, टीपू सुल्तान एवं काबुल के राजा शाह जमान के बीच हुई संधि का सामना करना था। फतेह अली खान के साथ बातचीत को जारी रखा गया। टीपू सुल्तान की प्रभावाधीन और स्थानीय व्यापारियों की ईर्ष्या के कारण हैदराबाद के ब्रिटिश विरोधी दल की मदद से अमीर ने अक्टूबर 1800 में अंग्रेज एजेंट को 10 दिन के भीतर सिंध छोड़ने का आदेश दिया। ब्रिटिश एजेंट क्रो ने सिंध छोड़ दिया और कंपनी ने चुपचाप अपमान सहन कर लिया। शाश्वत मित्रता की संधि जून 1807 में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलसित की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल हुआ। इस संधि की एक शर्त थी सड़क या भूमार्ग से भारत में संयुक्त हमला करना। अब अंग्रेज ब्रिटिश भारत और रूस के बीच बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के नेतृत्व में संधि को आगे बढ़ाने के लिए 3 प्रतिनिधि मंडलों को भेजा। इसके अनुरूप मेटकाफ को लाहौर, एल्फिंस्टन को काबुल और मेलकाम को तेहरान भेजा गया।
निकोलस स्मिथ ने सिंध का दौरा किया, जो सुरक्षा एवं सामरिक प्रबंध करने के लिए अमीरों से मिला। बातचीत के पश्चात अमीर अंग्रेजों के साथ संधि करने को सहमत हुए। शाश्वत मित्रता की संधि करने के पश्चात दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमत हुए। 1818 में मराठा राजसंघ की अंतिम हार के पश्चात कराची की तरफ से कुछ सीमा विवादों का समाधान करने और अमेरिकियों को बाहर करने के लिए वर्ष 1820 की संधि में एक अनुच्छेद जोड़कर इसे नवीनीकृत किया गया। 1832 की संधि 1832 में विलियम बेंटिंक ने अमीरों के साथ एक संधि हस्ताक्षरित करने के लिए कर्नल पोट्टिगर को सिंध भेजा। संधि के प्रावधान इस प्रकार थे। अंग्रेज व्यापारियों एवं यात्रियों को सिंध से गुजरने की निःशुल्क अनुमति होगी और व्यापार के लिए सिंध का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा और यात्रियों के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। प्रशुल्क दरें अमीरों द्वारा परिवर्तित की जा सकेंगी और किसी प्रकार के सैन्य अधिभारों या टोल की मांग नहीं की जाएगी। पक्ष के लुटेरों को नियंत्रित करने के लिए अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कार्य करेंगे। पुरानी संधियों की पुष्टि की जाएगी और सभी पक्ष एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड एवं सिंध लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 में गवर्नर जनरल बना, ने भारत को रूस के आक्रमण से बचाने और अफगान पर प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में सिंध की ओर ध्यान दिया। इस संदर्भ में पंजाब में रणजीत सिंह इस दबाव या बल का प्रतिकार करने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन अमीर ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं थे। संधि के तहत अमीरों को इस शर्त पर सुरक्षा प्रदान की गई कि कंपनी की सेना राजधानी में अमीरों के खर्च पर रखी जाएगी या वैकल्पिक रूप से अंग्रेजों को बदले में उचित रियायत दी जाएगी। अमीरों ने प्रारंभिक तौर पर मना कर दिया, लेकिन बाद में 1838 में अनिच्छुक रूप से संधि करने को सहमत हुए। जब उन्हें इस बात का संकेत दिया गया कि दूसरी ओर से रणजीत सिंह इस प्रकार की मदद ले सकते हैं, संधि ने अंग्रेजों को अमीर एवं सिखों के बीच विवादों को हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान की और ब्रिटिश रेजिडेंट की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की और ब्रिटिश रेजिडेंट की उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया, जो अंग्रेज सैन्य टुकड़ी से सुसज्जित कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार सिंध 1838 में ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया। 1838 की त्रिपक्षीय संधि अफगान समस्या को संबोधित करने के लिए, जैसा कि अंग्रेजों ने इसकी कल्पना की थी, कंपनी ने फिर से छल कपट का सहारा लिया। प्रथमतः उन्होंने जून 1838 में राजा रणजीत सिंह को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया, ताकि वे अपने एवं अमीरों के मध्य विवादों में अंग्रेजों की मध्यस्थता पर सहमत हों, और तब शासक शाह शुजा को सिंध पर अपने प्रभुत्व सत्तात्मक अधिकारों को छोड़ने के लिए राजी किया। सिंध ने सहायक संधि 1839 स्वीकार की। कंपनी ने अमीरों को उन्हें धन देने के लिए मनाया या बाध्य किया और 1832 की संधि के इस अनुच्छेद के उन्मूलन के लिए भी सहमत किया, जो स्थल मार्ग या जल मार्ग द्वारा सिंध में अंग्रेज सैनिकों के आवागमन का निषेध करता था। B.L. ग्रोवर लिखते हैं, महाशक्तियों के भय से अमीरों ने फरवरी 1839 में संधि स्वीकार की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को शिकारपुर और बक्कर में जगह दी गई और सिंध के अमीरों द्वारा कंपनी की सेना के प्रबंधन हेतु वार्षिक तौर पर 3 लाख रुपए अदा किए जाने थे। इसके अतिरिक्त अमीरों को कंपनी के संज्ञान में लाए बिना विदेशी राज्यों के साथ किसी प्रकार के समझौते करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अंग्रेजों को कंपनी के सैनिकों आपूर्ति हेतु अमीरों द्वारा कराची में भंडारण कक्ष प्रदान किया गया। सिंध का आत्मसमर्पण प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक, जिसे सिंध की भूमि पर लड़ा गया, को सिंध के अमीरों ने कभी भी पसंद नहीं किया। न ही वे उसके क्षेत्र में अंग्रेजी सेनाओं को मौजूदगी को पसंद करते थे। हालांकि सिंध के अंतर्गत उन्हें अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान करने को कहा गया। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए न तो पुरस्कृत किया गया और न ही प्रशंसा की गई, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उसमें द्वेष एवं अलगाव की भावना का संचार किया। अमीर अंग्रेजों और एलनबर्ग के विरुद्ध षड्यंत्रों एवं धोखेबाजी की गतिविधियों में लिप्त हो गए।
नवीन संधि करने के लिए आउटरम को सिंध भेजा गया। इस संधि के अंतर्गत अमीरों को अतीत में संधि का उल्लंघन करने के एवज में अपने महत्वपूर्ण प्रांतों को अंग्रेजों को सौंपने, सिंधु नदी से चलने वाले कंपनी के स्टीमर्स को ईंधन आपूर्ति करने और सिंध छापने वाला कंपनी की शर्तें आरोपित की गईं। इससे आगे उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के जरिए उसमें हस्तक्षेप किए और जब अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को बंदी बना लिया गया। सिंध से निर्वासित कर दिया गया। 1843 में गवर्नर जनरल एलनबर्ग के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। सिंध विजय की आलोचना। सामान्यतः इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की स्थितियों एवं कारणों को जानबूझकर तैयार किया गया। भारत में अंग्रेजों की विजय के प्रकरणों की भांति अफगान युद्ध भी बाहुबल एवं धमकी भरी चालों तथा धोखों की कहानी है। हालांकि प्रथम अफगान युद्ध के उदाहरण के तौर पर अंग्रेज अफगानों के हाथों निरंतर अपने सम्मान की हानि के कारण बुरी तरह भयभीत एवं पीड़ित थे। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।